गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब कल हमने टॉपिक पढ़ा था लाइबिलिटीज़ के बारे में। अब हम आज पढ़ेंगे असेट्स। जनरल लैंग्वेज में असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, लेकिन बिजनेस या अकाउंटिंग टर्म में असेट्स का मतलब बहुत वाइड होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि असेट्स आर दोज रिसोर्सेज विच आर परचेज्ड फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेस स्मूथली इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी वो प्रॉपर्टी या वो कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स जो हम बिज़नेस को चलाने के लिए परचेज करते हैं मनी के बदले में, उसे हम असेट्स कहते हैं। आप असेट्स डेफिनेशन देख भी सकते हैं यहाँ पे कि असेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी यूजफुल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी असेट्स वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो हम मनी के बदले में अपने बिजनेस के पर्पस से परचेज करते हैं। एग्जाम्पल भी दे रखा है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट या मशीनरी है, फर्नीचर है, सामान का स्टॉक है, बैंक का बैलेंस है, डेटर्स हैं, ये सभी लोग रिसीवेबल्स हैं। ये सभी चीज़ें हमारी असेट्स के एग्जाम्पल हैं। अब आप डेफिनेशन देखिए रॉबर्ट एन एंथोनी की, कि असेट्स आर valuable resources owned by a business which were acquired at a measurable money cost। यानी असेट्स वो रिसोर्सेज होती हैं जो बिजनेस परचेज करता है मनी की कॉस्ट के बदले में। सेकंड है फिन्नी और मिलर की, ये असेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट द राइट ऑफ विच आर ओन्ड और कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। यानी असेट्स वो रिसोर्सेज होती हैं जो फ्यूचर के पर्पज से परचेज की जाती हैं, जिन पे हमारा राइट होता है और फ्यूचर में हम उनको सेल करके अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। अब इन डेफिनेशन के बेसिस पर असेट्स को कुछ फीचर्स में डिवाइड किया गया है। इनके फीचर्स हैं, फर्स्ट है असेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। यानी असेट्स की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होती है। जैसे हमने कोई मशीन खरीदी 10,000 की, चलाया करा 2 साल 3 साल, जब भी हम बेचेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू हमें उसकी मिलेगी। अगर हम मार्केट में ट्राई कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू उस टाइम पर ज़रूर होगी। सेकंड है दे आर ओन्ड बाय द बिजनेस। नॉर्मली असेट्स बिजनेस के पर्पस से खरीदी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हम बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए पर्सनल प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है। यानी ये भी असेट्स जो है वो रिसोर्सेज होती हैं जो बिजनेस अपने रनिंग पर्पस से परचेज करता है। थर्ड है कि दीज आर एक्वायर्ड एट ए मनी कॉस्ट। जो भी असेट्स खरीदी जाती हैं वो एक मनी के अगेंस्ट में परचेज की जाती हैं, उनकी कोई ना कोई फिक्स प्राइस होती है जिनको पे करके हम उन्हें परचेज करते हैं। और फोर्थ है इट मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल फॉर्म। टेंजिबल का मतलब है कि असेट्स ऐसी भी हो सकती हैं जो दिखाई देती हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल नेचर की भी होती है, मतलब ऐसी भी असेट्स होती हैं जो दिखाई भी नहीं देती, जिन्हें हम टच भी नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारी असेट्स होती हैं। क्या होती हैं ये आपको आगे बताया जाएगा। यहाँ पे आपको दे रखा है कि असेट्स को क्लासिफाई किया गया है करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स के बेसिस पर, लेकिन ये 2011 में किया गया था, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कंपनी एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग इनको क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं कि असेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो करंट असेट्स और एक नॉन करंट असेट्स। तो पहला है हमारा करंट असेट्स। करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जो नीचे दी हुई 4 कंडीशंस में से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, यानी अगर उन पर ये कंडीशन अप्लाई होगी तो वो असेट्स हमारी फिर करंट असेट्स की कैटेगरी में आएगी। पहली कंडीशन है हमारी कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और इंटेंडेड फॉर सेल और कंजप्शन इन द कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। यानी ये करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जो या तो 1 साल के अंदर सेल हो जाती हैं या हम उन्हें 1 साल के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है ऑपरेटिंग साइकिल। ये मैंने आपको कल की स्लाइड में बताया था कि ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें जो टाइम पीरियड में हम असेट्स को खरीदने, प्रोड्यूस करने, सेल करने और उससे कैश रिसीव करने तक का जो भी टाइम पीरियड कंज्यूम करते हैं वो टाइम पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल होता है। तो ये असेट्स नॉर्मली इस ऑपरेटिंग साइकिल में या तो कंज्यूम हो जाती हैं पूरी या फिर सेल हो जाती हैं। दूसरी, इट इज़ हेल्ड प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग पर्पस। यानी ऐसी असेट्स को खरीदने का पर्पस इन्हें वापस से बेचना होता है। जैसे हमारे कोई मशीनरी, सपोज करो फर्नीचर की हमारी शॉप है और हमने कोई चेयर या सोफ़ा सेट परचेज़ किया, तो उसे यूज़ करना हमारा पर्पज़ नहीं खरीदने का, उसे पर्पज़ क्या होगा कि हम हाई प्राइस पर उसको सेल करें। तो ऐसी असेट जो रीसेल करने के पर्पज़ से खरीदी जाती हैं उन्हें हम करंट असेट्स कहते हैं। थर्ड है
कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रिलाइज विद इन 12 मंथ आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था वही चीज़ है कि नॉर्मली ये जो असेट्स हैं वो 1 साल के पीरियड के अंदर कंज्यूम हो जाती हैं या सेल कर दी जाती हैं। और फोर्थ है कि जिन असेट्स का नेचर कैश के जैसे होता है या कैश ही होता है वो भी असेट्स की कैटेगरी में आती हैं करंट असेट्स में। जैसे बैंक में हमारा बैलेंस है, हम जब चाहे उसे विड्रॉ कर सकते हैं, चेक हैं, ड्राफ्ट हैं, ये सारी चीज़ें कैश और कैश इक्विवेलेंट में काउंट की जाती हैं। अब दे रखा है कि शॉर्ट में अगर हम क्या कहें तो current assets are those assets which are likely to be converted into cash within a period of 1 year। यानी ऐसी कोई भी असेट जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है उसको सेल करने की वजह से या कंजप्शन की वजह से, वो करंट असेट्स होती है। एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको यहाँ पर। कैश हमारा जो बैलेंस होता है, बैंक का बैलेंस जो होता है, डेटर जिनसे हमें अमाउंट रिसीव करना है, या बीआर वो पर्सन जिन्होंने हमें एक पर्टिकुलर डेट दे रखी है अमाउंट पे करने की, हमारे यहाँ सामान का स्टॉक, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब कोई ऐसा एक्सपेंस जो हमने टाइम से पहले ही एडवांस में पे कर दिया, वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है और वो भी हमारे लिए असेट्स का नेचर होता है। अब देखिए दूसरा है नॉन करंट असेट्स, जो मैंने आपको बताया। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है वैसे तो कि जो असेट्स हमारी करंट असेट्स होती हैं उनको छोड़ के बाकी की सारी असेट्स नॉन करंट असेट्स होंगी। दे रखा है वैसे अगर आप पढ़ें, असेट्स विच आर नॉट करंट असेट्स आर नॉन करंट असेट्स। यानी वो असेट्स जो करंट असेट्स नहीं होती वही करंट असेट्स होती हैं। इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फिक्स असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट असेट्स, जो भी कहें आप। अब फिक्स असेट्स होती क्या है, ठीक है। फिक्स असेट्स क्या होती है? फिक्स असेट्स आर दोज असेट्स विच आर परचेज्ड इन द बिजनेस विद ए व्यू टू प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विस एंड दे आर नॉट मीन फॉर रीसेल। यानी ऐसी असेट जिनको हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने, किसी दूसरे सामान को बनाने या गुड्स को प्रोड्यूस करने के पर्पस से खरीदते हैं, उन्हें हम फिक्स असेट्स कहते हैं। यानी जिन असेट्स को खरीदने का मोटिव उन्हें वापस से बेचना ना होकर बल्कि उन्हें बिजनेस पर्पस में यूज़ करना होता है, उन्हें असेट्स को हम फिक्स असेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल है, कंप्यूटर्स वगैरह हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये हमारी फिक्स असेट्स का एग्जांपल होती हैं, क्योंकि इन्हें हम बिज़नेस में यूज़ करने के पर्पस से खरीदते हैं, ना कि सेल करने के पर्पस से। अब इसको भी सब कैटेगराइज किया गया दो कैटेगरी में, तो टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स मैंने आपको बताई थी क्या होती हैं। ऐसी असेट जो हमें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिनका कोई फिजिकल फॉर्म होती है, वो असेट्स हमारी टेंजिबल असेट्स में आती हैं। दे रखा है जैसे यहाँ पे, टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस सो दे कैन बी सीन और टच्ड। यानी ऐसी असेट जिनका कोई फिजिकल फॉर्म होता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारी असेट्स टेंजिबल असेट्स होती हैं। जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, गाड़ी वगैरह है। ये सारी चीज़ें आपकी टेंजिबल फॉर्म की होती हैं, टेंजिबल असेट्स कहलाती हैं, क्योंकि इनको आप देख सकते हैं। अब आता है इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती हैं जिनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिन्हें आप ना तो देख सकते, ना ही आप उनको टच कर सकते, लेकिन सेल परचेस करके आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ऐसी असेट्स को हम इंटेंजिबल असेट्स कहते हैं। दे रखा है, आप यहाँ पे देखेंगे तो, असेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर टर्म्ड एज इंटेंजिबल असेट्स सो दे कैन नॉट बी टच्ड और सीन। यानी ऐसी कोई भी असेट्स का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो इंटेंजिबल असेट्स होती हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं गुडविल। गुडविल क्या होती है? गुडविल किसी भी गुड्स या किसी कंपनी या किसी फर्म की पॉपुलैरिटी, जिसे आप मनी में मेज़र करते हैं, गुडविल कहलाती है। यानी किसी मार्केट में किसी बिजनेस की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जिस वजह से वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है, तो वो पॉपुलैरिटी उसकी गुडविल होती है। इसके अलावा पेटेंट, किसी भी चीज़ को आप इन्वेंट करते हैं तो अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लेते हैं न्यू इन्वेंशन को, तो वो पेटेंट कहलाते हैं, ताकि कोई दूसरा पर्सन उसको यूज़ ना कर पाए, मतलब उस इन्वेंशन पे आपका राइट है। ट्रेडमार्क, किसी आपकी कंपनी के नाम या लोगो को रजिस्टर करवाने को कहते हैं। ब्रांडिंग, किसी गुड्स को एक पर्टिकुलर नेम से सेल करना, वो ब्रांड कहलाता है।
ताकि कोई दूसरा उस नेम को या उस ब्रांड को यूज़ ना कर पाए। इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये आप जानते हैं, आप देख नहीं सकते, बस कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपीराइट, कोई जैसे स्टोरी राइटर है, कोई लिरिसिस्ट है जिसने सॉन्ग या कोई स्टोरी लिखी, कोई दूसरा उनको यूज़ ना कर ले इसलिए रजिस्टर करवा लेते हैं, जिसे हम कॉपीराइट बोलते हैं। तो ये इन पर हमारा राइट हो गया। तो ये भी चीज़ इंटेंजिबल असेट्स की होती है। अगर वैसे देखा जाए तो इंटेंजिबल असेट्स जो है वो वैल्यूएबल नहीं मानी जाती, क्योंकि हमें दिखती नहीं तो हम वैल्यू कैसे उनकी मेज़र करेंगे। पर लेकिन टेक्निकल अगर हम पॉइंट देखें या जैसे हम कुछ करें तो उनकी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होती है। जैसे गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है, या आप आगे पढ़ेंगे नए 12th क्लास में जब आएंगे। पॉपुलरिटी की वैल्यू आप मनी में मेज़र कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। जैसे कोई सॉन्ग ने, किसी राइटर ने कोई स्टोरी लिखी, ये उसकी प्रॉपर्टी है, स्टोरी की कोई वैल्यू नहीं है, पर उसने किसी को वो स्टोरी यूज़ करने का राइट दे दिया 10,000 रुपये में, तो मतलब उस स्टोरी की वैल्यू 10,000 रुपीज़ हो गई। तो यानी उसको हम मनी के फॉर्म में भी मेज़र कर सकते हैं। तो यानी इंटेंजिबल असेट्स की भी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। अब देखिए, ये तो टाइप हो गए आपके। अब है करंट असेट्स को हम सर्कुलेटिंग असेट्स और फ्लोटिंग असेट्स भी कहते हैं। यानी करंट असेट जो आपने ऊपर पढ़ी वो सर्कुलेटिंग असेट्स भी कहलाती हैं और फ्लोटिंग असेट्स भी कहलाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। यानी आज कुछ है, कल कुछ और हो जाएगी, और ये बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि आपने कोई गुड्स परचेज किया जो आपके यहाँ स्टॉक था, आपने उसको राम को बेच दिया 2 महीने की उधारी पर, यानी 2 महीने बाद वो उसका अमाउंट पे करेगा। अब वो पर्सन जिसको आप उधार बेचते हो वो क्या कहलाता है? डेटर कहलाता है। लेकिन 2 महीने बाद राम ने आपको ये प्रॉमिस किया कि वो आपको पेमेंट थोड़े टाइम के बाद देगा। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो जो आपको पैसा देने वाला था लेकिन उसने आपको फ्यूचर का टाइम का प्रॉमिस कर दिया, तो फिर वो क्या कहलाता है? वो फिर BR कहलाता है, बिल रिसीवेबल कहलाता है। और जब वो आपको पैसा दे देगा तो यानी वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी ये चेंज होती रह रही है। पहले वो गुड्स था, गुड्स से वो डेटर में बदला, डेटर से फिर BR में बदला, BR से फिर कैश में बदल गया। तो यानी ये सर्कुलेट होता रहा। तो यानी इसको हम सर्कुलेटिंग असेट्स भी कहते हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया था प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस मैंने ऐसे एक्सपेंस बताए थे जो आप एडवांस में पे कर देते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है, उनको प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। ये भी करंट असेट्स होती हैं, पर ये कैश में कन्वर्ट नहीं होते। बस आपको इनका फ़ायदा ये होगा कि आप फ्यूचर में आपको ये एक्सपेंसेस दोबारा से पे नहीं करने पड़ेंगे। तो इस फॉर्म में इसको हम असेट्स मानते हैं, लेकिन ये कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, करंट असेट्स यूजुअली शोन इन द बैलेंस शीट। यानी करंट असेट जितनी भी होती हैं वो बैलेंस शीट की असेट साइड में शो कराई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? जैसे कैश है, BR जो मैंने आपको बताया, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैंक का बैलेंस, कोई आपने इन्वेस्ट कर रखा है या आपके पास जो स्टॉक बचा हुआ है, ये सारी चीज़ें। अब इसी में लिक्विड, एक करंट असेट्स का पार्ट और है लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स मतलब ऐसी असेट्स जो बहुत क्विक टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, उन्हें हम लिक्विड असेट्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर, लिक्विड असेट्स आर दोज असेट्स विच आर अवेलेबल business either in the form of cash or which are likely to be converted into cash with a very short period। यानी जो ऑलरेडी कैश फॉर्म में होती हैं या बहुत जल्दी कैश में जिन्हें आप बदल सकते हैं, उन्हें हम लिक्विड असेट्स कहते हैं। जैसे कैश तो ऑलरेडी है ही, बैंक का बैलेंस आप निकलवा सकते हैं, BR है, डेटर है, इन्वेस्टमेंट है, इन्हें आप तुरंत बेच के कैश रिसीव कर सकते हो। लेकिन स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे हैं जो कैश में कन्वर्टेबल नहीं होते। यानी अगर आप यहाँ पे बॉक्स में देखें तो लिक्विड असेट्स क्या होती हैं? जितनी भी करंट असेट्स है उसमें से अगर आप स्टॉक और प्रीपेड को हटा देंगे तो वो आपकी करंट असेट्स, सॉरी, लिक्विड असेट्स आ जाएंगी। स्टॉक और प्रीपेड क्यों नहीं आते? इसका रीज़न ये है कि स्टॉक का कैश में कन्वर्ट होना कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक कस्टमर परचेज नहीं करेगा आपसे तब तक वो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। और प्रीपेड मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया ही, ये कैश में कन्वर्टेबल नहीं होता। केवल ये बेनिफिट ये है कि आपको फ्यूचर में ये चीज़ें दोबारा पे नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें लिक्विड असेट्स होती हैं जो कैश में कन्वर्टेबल होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसीप्ट। तो रिसीप्ट आप जानते हैं, रिसीव होना किसी चीज़ का। तो यहाँ पे दे रखा है द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग ऑफ असेट्स, गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड रिसीप्ट। यानी कोई भी ऐसा अमाउंट जो आपको किसी गुड्स या सर्विस को बेचने या कोई असेट्स को बेचने से रिसीव होता है, उसे हम रिसीप्ट बोलते हैं। ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट। अब आती है कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है।
ऐसा कोई भी अमाउंट जो आपको या बिजनेस को उसके ओनर से कैपिटल लगाने की वजह से या किसी कंपनी को शेयर इशू करने की वजह से, बैंक से लोन लेने की वजह से या फिर डिबेंचर इशू करने की वजह से रिसीव होता है, उसे हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। यानी द अमाउंट विच रिसीव्ड बाय बिजनेस फ्रॉम ओनर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, शेयर्स और डिबेंचर्स और लोन इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। इसके अलावा अगर कोई आप असेट्स को सेल करते हैं, जैसे बिल्डिंग बेची, मशीन बेची, फर्नीचर बेचा, जिसका आपका बिजनेस नहीं है, वो आपके बिजनेस के आइटम नहीं है, तो असेट्स को सेल करने से भी जो अमाउंट रिसीव होता है वो भी कैपिटल रिसीप्ट कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, अमाउंट लगा रहा है, तो वो कैपिटल रिसीप्ट है। लोन ले रहा है तो कैपिटल रिसीप्ट है। डिबेंचर इशू या शेयर इशू कर रहा है तो कैपिटल रिसीप्ट है। या कोई अपनी असेट्स को बेच रहा है, प्रॉपर्टी को, तो वो कैपिटल रिसीप्ट है। कैपिटल रिसीप्ट जो होती हैं वो बैलेंस शीट में शो कराई जाती हैं, क्योंकि लाइबिलिटी से हमको कि वो बढ़ती हैं। जैसे शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई, लाइबिलिटी है। डिबेंचर ये लाइबिलिटी है। लोन है, ये लाइबिलिटी है। ठीक है। एक एक तरीका और है कि कैपिटल रिसीप्ट आर नॉन रिकरिंग नेचर। कैपिटल रिसीप्ट नॉर्मली वो रिसीविंग होती हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं, मतलब ये आपको बार बार रिसीव नहीं होंगी, पीरियोडिकल रिसीव होंगी, काफ़ी टाइम के बाद। क्योंकि लोन लेना बार बार नहीं होता, ये आपका बिजनेस नहीं है, असेट्स को आप बार बार नहीं बेचेंगे। यानी ऐसी इनकम जो रेगुलर बेसिस पे ना होकर पीरियोडिकल बेसिस पे होती है, वो कैपिटल रिसीप्ट का पार्ट मानी जाती है। ठीक है। यानी नॉन बिजनेस एक्टिविटी से अर्न होने वाली इनकम। अब आता है दूसरा, रेवेन्यू रिसीप्ट। तो नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी से जो हमको रेगुलर अमाउंट रिसीव होता है वो रेवेन्यू रिसीव कहलाता है। देखिए यहाँ पे दे रखा है, रेवेन्यू रिसीव्ड रेफर द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस एंटिटी ऑन रिकरिंग यानी रेगुलर बेसिस फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। यानी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी करने से जो हमें अमाउंट रिसीव होगा रेगुलर बेसिस पे, वो रेवेन्यू रिसीव्ड कहलाएगा। इसका एग्जांपल लीजिए, हमारी फर्नीचर की दुकान है। फर्नीचर की दुकान में हमारे यहाँ चेयर है, टेबल है, सोफ़ा है, बाकी फर्नीचर आइटम है, एसी भी लगा हुआ है। हमने एसी बेचा, तो एसी का बेचना हमारा बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए असेट्स है। बिजनेस हमारे फर्नीचर का है, तो एसी का बेचना कैपिटल रिसीप्ट होगा। और वहीं अगर हम फर्नीचर, सोफ़ा, टेबल ये बेचें तो ये बिजनेस की सेलिंग है, क्योंकि बिजनेस का आइटम बेच रहे हैं, ये रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाएगी। दे रखा है इसके अलावा जैसे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे दे रखा है आपको। इसके अलावा कमीशन रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुई, डिविडेंड रिसीव हुआ। डिविडेंड मतलब शेयर पे जो अमाउंट मिलता है, और रॉयल्टी मिली इन द फॉर्म ऑफ रेंट वगैरह। ये सारी चीज़ें रेवेन्यू रिसीव्ड कहलाती हैं। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू। यानी जो अमाउंट हमारा गुड्स या सर्विस बेचने से मिलता है वो सेल रेवेन्यू कहलाता है और ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। और जो रेंट वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह या कोई और अमाउंट रिसीव होता है वो P&L में दिखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये गुड्स बेचने से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे नीचे सेकंड पैरा में आप देखिए, यहाँ दे रखा है, इट इज़ नोटेड दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल और लोन रिसीव्ड इज़ नॉट रेवेन्यू रिसीव्ड। हालांकि कैपिटल और लोन लेना भी बिजनेस पर्पज़ है, लेकिन ये बिजनेस का पार्ट नहीं मानते हैं, ये कैपिटल रिसीव्ड होती है, क्योंकि बार बार आप लोन नहीं लेंगे, बार बार कैपिटल रिसीव नहीं होगी, इसलिए ये कैपिटल रिसीप्ट होती है। बाकी के जो बिजनेस के आइटम से अमाउंट रिसीव हो रहा है वो रेवेन्यू रिसीप्ट होती है।